हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव फाइनेंशियल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, किस तरीके से ग्रोथ पोटेंशियल का असेसमेंट आप कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद फिर की कंपोनेंट्स, फिर हम देखेंगे किस तरीके से आप ग्रोथ पोटेंशियल को इफेक्टिवली एसेस कर सकते हो। ठीक है, फिर क्यों एसेसिंग ग्रोथ पोटेंशियल क्रूशियल है इन्वेस्टर के लिए, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ग्रोथ पोटेंशियल ना इन्वेस्टर्स को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कि कोई कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। आईटीसी के लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया था, ठीक है, जहाँ पर 3-4 साल तक इसने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाया था अपने शेयर प्राइस में। ठीक है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे थे, उसकी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी थी, कैश फ्लो भी अच्छी थी उसकी। ठीक है, रेवेन्यू भी अच्छी खासी वो जनरेट कर रहा था, प्रॉफिट भी अच्छी थी, डेट भी उसका कंट्रोल्ड था। ठीक है, तो सभी चीज़ उसकी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर प्राइस ऊपर मूव नहीं कर रहा था, जबकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, फंडामेंटल स्टडी करो। ठीक है, फंडामेंटल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अपना ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना ज़रूरी है। हो सकता है आज कोई कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर में वो सेक्टर ही सर्वाइव नहीं करने वाली, वो सेक्टर डिक्लाइनिंग सेक्टर है। ठीक है, जैसे आज ही हम बात कर लें पेट्रोलियम सेक्टर। ठीक है, या फिर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो पेट्रोल वाली गाड़ियां बना रही हैं, ईवी के ऊपर फोकस अगर किसी कंपनी का नहीं है, तो वो आने वाले टाइम में वो डिक्लाइन कर जाएंगी। वो सब कंपनीज बहुत ही अच्छे से, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी का इंडिया में डेवलप हो जाएगा, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो डिक्लाइन करेंगी। अगर वो ईवी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, बहुत अच्छी कार्स अगर वो लॉन्च नहीं करती हैं, बाइक्स लॉन्च नहीं करती हैं, तो वो डिक्लाइन करेंगी। तो इसको समझने के लिए आपको 3 की कंपोनेंट को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम उसको समझते हैं। देखो, की कंपोनेंट्स क्या हैं? 3 ही की कंपोनेंट है आपको समझना है इसमें। पहला है रेवेन्यू ग्रोथ। आपको देखना है कोई भी कंपनी उसकी रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रही है कि नहीं। हो सकता है बीच में कोई साल आया, कोई क्वार्टर आया जिसमें डिप हो। ठीक है, हर बिजनेस में डिप आते हैं, लेकिन ना अगर उसको लॉन्ग पीरियड में आप 4-5 साल का आप डेटा देख रहे हो अगर, तो वहाँ पर आपको देखना है कि वो कंसिस्टेंटली बढ़ते रहनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको ना अर्निंग ग्रोथ देखना। अर्निंग ग्रोथ देखो, रेवेन्यू तो बढ़ रही है, लेकिन क्या उस रेवेन्यू में कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है? तो उसके लिए आपको ईपीएस को ट्रैक करना ज़रूरी है। आप ईपीएस देखोगे कि ईपीएस उसकी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। भले रेवेन्यू बढ़ते रहे हो, अगर ईपीएस डाउन है तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू भले ज़्यादा कर रहा है कंपनी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इसका कम होते जा रहा है। ठीक है, फिर आपको तीसरा देखना मार्केट ट्रेंड एंड साइज़। ठीक है, जो भी सेक्टर में वो कंपनी है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उस सेक्टर का ट्रेंड क्या है। ठीक है, उस कंपनी उस सेक्टर का साइज़ क्या है। ठीक है, और उस सेक्टर के अंदर जो कंपनी आप ले रहे हो उसका टोटल शेयर कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल की हम बात करते हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन हम मान के चलते हैं ईवी में टाटा मोटर्स है। ठीक है, मान लो टाटा मोटर्स के पास 45% मार्जिन है। हो सकता है कि मारुति सुजुकी के पास कुछ मार्जिन हो। ठीक है, फिर हो सकता है hyundai के पास कुछ हो। ठीक, फिर हो सकता है टोयोटा के पास कुछ हो, और हो सकता है जो एमजी है, जो चाइनीज़ कंपनी है, उनके पास कुछ शेयर होगा। तो आपको ये भी स्टडी करना ज़रूरी है कि किस कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है। ये आप इजीली गूगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप सर्च करोगे किसी भी सेक्टर के बारे में, आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस है, वो सेक्टर वाइज भी अपना रिपोर्ट लेके आते रहते हैं। मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा डेटा। ठीक है, सेक्टर वाइज आप स्टडी कर सकते हो मनी कंट्रोल से। तो ये सब चीज़ को आपको स्टडी करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको ना रेवेन्यू ग्रोथ, ईपीएस, ये सब दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है, कहाँ पर आपको मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, आप बस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ पर कोई भी कंपनी का आप नाम लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाटा मोटर्स। ठीक है, ईवी में बहुत बड़ा नाम है टाटा मोटर्स का इंडिया में, तो हम इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना ब्रोकर रिसर्च है। ठीक है, तो आप ना इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, कि क्या बोलना चाहते हैं। जैसे ये शेर खान का रिपोर्ट है, मुझे शेर खान का रिपोर्ट पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से डिटेल में वहाँ पर एनालिसिस किया हुआ रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इसके के लिए। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट में आपको सभी चीज़ बताया जाएगा कि क्या हो रहा है, FII DII डेटा। ठीक है, फिर क्यों ये ग्रोथ कर रहा है, क्या चीज़ है, एक्सपेक्टेड क्या है इससे। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स कितने यूनिट्स बेच रहा है, कितने क्या कर रहा है, ठीक है। देखो जैसे कि ये JLR का यहाँ पर बता रहे हैं, डोमेस्टिक मिस वो है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप खुद से स्टडी करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसका फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है। फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा EPS। तो देखो EPS को देखो, EPS इसका कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखो 2019 में -84 में यहाँ पर चल रहा था, फिर उसका फिर -34 हुआ, EPS में बहुत सुधार हुआ, फिर देखो 36 थोड़ा सा डिप आया, फिर 29 होगा यहाँ पर। अभी देखो 6.29 इसका चल रहा है। EPS में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली यहाँ पर EPS में इन्होंने चेंज किया है। अगर आपको इसका रेवेन्यू स्टडी करना है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। डिटेल में आपको रेवेन्यू यहाँ पर पढ़ने को आ जाएगा। और किस तरीके से इसको पढ़ना है मैंने समझाया हुआ है, ये हमारे इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है, मीन्स लर्निंग वीडियो में लास्ट है। इसके बाद फिर हम केस स्टडीज़ लेके आएंगे, ठीक है। जो भी कंपनीज आपको यहाँ पर स्टडी करना, फंडामेंटली आपको उसमें स्टडी करना है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो सब कंपनीज़ को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। उसकी पूरी रिपोर्ट बना के सभी चीज़ करके यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि और भी लोगों को फ़ायदा हो उससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रॉस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 में 68,764 था। फिर देखो रेवेन्यू में इसका डिप आया, और ज़्यादा डिप आया, फिर देखो अभी ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है रेवेन्यू टाटा मोटर्स का। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आप इसके पीयर से भी कंपेयर कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हाउ टू एसेस ग्रोथ पोटेंशियल इफेक्टिवली। आप किस तरीके से ग्रोथ पोटेंशियल को इफेक्टिवली असेसमेंट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो आपको ना इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, ठीक है। इंडस्ट्री कैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अभी ग्रोथ फेज़ में है या डिक्लाइनिंग फेज़ में है, या इंडस्ट्री अभी स्टैगनेंट है, ठीक है। तो ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ फेज़ में है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं। हो सकता है 2 साल 3 साल अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो फिर डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में वो कंपनी अगर अपना फंडामेंटल बिजनेस को चेंज नहीं करती है तो फिर वो कंपनी भी धीरे धीरे लॉस में चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि उस कंपनी का प्रोडक्ट आगे जाके उसकी कुछ डिमांड नहीं रहेगी। तो इंडस्ट्री का एनालिसिस आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर देखो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग आपको देखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात की, तो देखो उसके पास क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग में अगर आप देखोगे तो उसके पास क्या कॉम्पिटिटिव एज है, ठीक है। देखो टाटा मोटर्स सबसे पहली कंपनी है जो इंडिया में EV लॉन्च की थी, ठीक है। टाटा मोटर्स की जो EV बनती है उसकी जो सॉफ्टवेयर होती है EV बनाने के लिए, वो भी टाटा की ही कंपनी टाटा एलेक्सी शायद बनाती है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं है। तो देखो इनका सॉफ्टवेयर का भी जो डिपार्टमेंट है खुद ही ये वो करते हैं, ठीक है। फिर देखो जो कार बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो भी टाटा के खुद ही हाउस से आती है, ठीक है। टाटा स्टील से स्टील मिस आती है, ठीक। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एज है टाटा मोटर्स के पास। और सबसे ज़्यादा मॉडल्स जो EV की है वो भी टाटा मोटर्स के पास ही है, ठीक है। तो इनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो चार्जिंग स्टेशन हैं, ठीक है, वो भी टाटा मोटर्स के पास बहुत ज़्यादा हैं चार्जिंग स्टेशंस एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कार्स। तो यहाँ पर ना टाटा मोटर्स के पास कॉम्पिटिटिव एज बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जाकर टाटा मोटर्स को बाई मत कर लेना, ठीक है। तो ये इसका ना कॉम्पिटिटिव एज है। उसी तरीके से आप किसी और सेक्टर को, जिस सेक्टर को आप समझते हो उस सेक्टर का आप स्टडी कर सकते हो। R&D को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। R&D को स्टडी करना ज़रूरी इसीलिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये इन हाउस ही सभी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब इन हाउस का कर रहे हैं इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आउटसोर्स बहुत कम कर रहे हैं, मीन्स दूसरे कंपनी से सर्विसेज बहुत कम ले रहे हैं। जैसे टायर्स है वो MRF या सीएट से ले रहे हैं, ठीक है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स है वो कंपनी को बनानी आनी चाहिए। तो इसीलिए R&D बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में न्यू न्यू इनोवेशन करना है, जैसे कि EV आई, ठीक है, पहले EV आई होगी टाटा मोटर्स की, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे फ्लॉज होंगे, फिर वो थोड़े से सॉल्व हुए होंगे नेक्स्ट मॉडल में, फिर वो और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए होंगे, धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखा था, पहली मॉडल थी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेल फंक्शंस हो रहे थे, बैटरी में आग लग रही थी, ठीक है, या उसके शॉक अब्जॉर्बर्स हैं वो टूट जा रहे थे। फिर कंपनी ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता है कोई कंपनी, जब उसमें रिसर्च करेगा कि कितना लोड उसके स्कूटर पे पड़ेगा तो फिर उसका शॉक अब्जॉर्बर्स हैं वो टूट जाएंगे,
ठीक है। तो ये सभी चीज़ वो स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्या मटेरियल यूज़ करें जिससे मीन्स ना गाड़ी भी हल्की रहे लेकिन उसकी टफनेस वो हो जाए, ठीक है, बढ़ जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना R&D से होता है, इसलिए R&D में इन्वेस्टमेंट कंपनी की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी खासी इसका रिजल्ट आपको उसका प्रोडक्ट पे दिखना चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एसेसिंग ग्रोथ पोटेंशियल क्यों क्रूशियल है इन्वेस्टर्स के लिए। देखो सबसे पहले तो आपको ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपको ये हेल्प करेगा। सिर्फ फंडामेंटल्स जो पेपर पे फंडामेंटल दिख रहे हैं उनको देख के नहीं, बहुत बार क्या होता है ना कि पेपर पे फंडामेंटल्स अभी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस मॉडल पे कंपनी काम कर रही है वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सेम टू सेम केस आईटीसी का ले सकते हो, ठीक है। आईटीसी की सबसे ज़्यादा जो उसकी रेवेन्यू पहले आती थी वो शायद ना सिगरेट्स वगैरह से आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना एफएमसीजी में उसका पोर्शन बढ़ते जा रहा है। सिगरेट्स वगैरह जो टोबैको से रिलेटेड जो उसका प्रोडक्ट है उसमें उसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो रहा है और वो एफएमसीजी से उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता चलेगा आगे जाके क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हो, जो डिसीजन है वो बना सकते हो। देखो रिस्क मैनेजमेंट, मैंने बताया ना कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे, कोई डिक्लाइनिंग सेक्टर है, कोई सेक्टर है जो अभी मर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आज के टाइम पे लेता हूँ कोल इंडस्ट्री है, जैसे कोल इंडिया है, ठीक है, या फिर आपका पेट्रोलियम है, वो डिक्लाइनिंग सेक्टर एक तरीके से मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि ना आजकल बहुत सारी मिसना ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बन रहे हैं, ठीक है, और ईवी आ गया, बहुत सारी चीज़ आ गया, तो वो सभी की वजह से ये एक डिक्लाइनिंग सेक्टर है, ठीक। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप करो, 5 साल के लिए कर रहे हो, 4 साल के लिए कर रहे हो, 6 साल के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप अपना सोचोगे कि मैं 30 साल तक बीपीसीएल में पैसा डाल के रखूँ तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अगर बीपीसीएल किसी और चीज़ में जाती है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स में जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर पेट्रोलियम में स्टक रहती है तो फिर यहाँ पर रिस्क है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उसके के लिए। तो यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट में ये हेल्प आउट करता है। फिर देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैंने समझा दिया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो उसके हिसाब से भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, अपना डिसीजन बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंक्लूड होता है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप वो 3 की कंपोनेंट की मदद से पूरी की पूरी आप ग्रोथ पोटेंशियल को स्टडी कर सकते हो, ठीक है, और किस तरीके से ग्रोथ पोटेंशियल का असेसमेंट आपको हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। बहुत सारे लोग लेकिन ना ये सब टॉपिक्स है जिसको इग्नोर कर जाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें लोगों को लगता है कि अरे यार बेसिक चीज़ इससे क्या होगा, बेसिक चीज़ें ही डिफरेंस लेके आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, जितना मेरे पैसे आप करते हो, और वहीं पर कोई राकेश झुनझुनवाला या फिर ना राधा कृष्ण दमानी है, ठीक, तो वो क्या देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो हर छोटी से छोटी चीज़ों को रिसर्च करते हैं, एक एक डिसीजन बनाने में उनको महीनों लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं विजय केडिया का इंटरव्यू देख रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आज उन्होंने कोई स्टॉक को चूज़ किया तो कल वो खरीद लेंगे उसको, ठीक है, महीनों तक उसका रिसर्च करते हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मैंने इंटरव्यू देखा, एक एक छोटी से छोटी बारीकियों को वो पढ़ते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और अच्छे से ट्रेड करो। अपना ख्याल रखो। गुड बाय।